नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोक प्रशासन विषय के संविधान के प्रश्न पत्र के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है और संसदीय लोकतंत्र के तहत दो प्रकार की कार्यपालिका, वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका का जिक्र और प्रावधान संसदीय शासन प्रणाली में होता है। उसी के तहत हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति जो एक तरह से हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख है, जो राज्याध्यक्ष है किंतु शासनाध्यक्ष नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी जो भूमिका है उस भूमिका में संविधान प्रदत्त शक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले है सामान्यकालीन शक्तियाँ, अर्थात जब राष्ट्रपति को प्रमुख जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं जिनका सामान्य परिस्थितियों में वो उपयोग करता है, उपभोग करता है। और दूसरा है आपातकालीन शक्तियाँ कि भारतीय संविधान में हमने जर्मनी से एक आपात उपबंध लिए हैं और जो आपात उपबंध और जो प्रावधान है वो उन विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के लिए है कि जब देश में देश की सुरक्षा खतरे में हो या संवैधानिक तंत्र की विफलता हो या आर्थिक तंत्र चरमरा जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में उन संवैधानिक जो आपातकालीन उपबंध है, शक्तियां हैं, उनका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के अपने व्यक्तिगत और साथ ही वह अधिकार जिनमें वो अपने विवेक का अधिकार उपयोग करता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका है और भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा की भांति ही गलती नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में राष्ट्रपति किसी कार्य को स्वयं संपादित नहीं करता है, बल्कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करता है। और मंत्रिपरिषद जो है वो संसद या लोकसभा में बहुमतधारी दल या संगठन द्वारा संचालित किया जाता है या वो होता है। तो इस प्रकार से वह जो दल है या जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है कार्य करने के लिए, उसको सहायता करती है और उसके पश्चात राष्ट्रपति उसकी सहायता और सलाह के अनुसार काम करता है। तो राष्ट्रपति एक तरह से क्या होता है कि अपनी इच्छा से, अपने विवेक से या अपने उस विचार से या प्रेजुडिस होते हुए कोई काम नहीं करता है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति भी इंग्लैंड के राजा की भांति गलती नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति के होने स्वयं के विवेक पर करने पड़ते हैं। उसको हम सब विवेक के आधार या अधिकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है, अर्थात जिसे वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उपयोग करता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है, साथ ही कार्यपालिका अध्यक्ष है और सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। शासन के अधिकांश जो कार्य हैं जो संघ सरकार संपादित करती है वो राष्ट्रपति के नाम से करती है। अब इन कार्यपालिका शक्तियों में हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये करें कि राष्ट्रपति जो है वह महत्वपूर्ण अधिकारियों की या महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनको पद से हटा भी सकता है
और कुछ के लिए हम कहते हैं कि जो हमने महाभियोग की प्रक्रिया, जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, उसको हम काम में लेते हैं। लेकिन या जो बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त भी करता है और उनको हटा भी सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो सबसे पहले तो वो अपनी वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष का चयन करता है और अनुच्छेद 75 के अनुसार वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अर्थात प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी है जो मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। यह अलग बात है कि अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांग सकता है या प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को सूचनाएं पहुंचाए। लेकिन वह वास्तविक रूप में अगर हम कहें कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अब इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 74 ये कहता है कि मंत्री परिषद का निर्माता, संचालनकर्ता और संहारक जो है वो प्रधानमंत्री है। इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो विभिन्न प्रकार के मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है, उनकी नियुक्तियां करवाता है और राष्ट्रपति को कह करके उनको पद से हटा भी सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री उस शासन का महराब है जिसमें शक्तियां निवास करती हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो संवैधानिक उपबंध है, उपाय है, प्रावधान है। कई बार होता है कि जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिले, किसी संगठन को बहुमत नहीं मिले, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो अपने विवेकाधिकार उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है, नियुक्त करता है। लेकिन वो उसमें इतना इस प्रकार का भी अधिकार नहीं रखता कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। वह उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहता है जो वास्तव में लोकसभा में बहुमत साबित कर सके या जिसमें जो देश की सर्वोच्च विधायिका है उस विधायिका में अपना बहुमत साबित कर सके और उसका विश्वास मत हासिल कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। सविवेक के अधिकार में या राष्ट्रपति के लिए चुनौती तब होती है जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला हो। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अपने सविवेक का उपयोग भी कर सकता है और साथ में उसको सूझबूझ पूर्ण तरीके से उस व्यक्ति का चयन करना होता है जो वास्तव में शासन का संचालन कर सके, लोकसभा में बहुमत साबित कर सके और संसद का बहुमत हासिल कर सके, या देश की सर्वोच्च जो पंचायत है उसका वो कहते हैं कि चाहता हो और उसमें विश्वास मत प्रदर्शित करे और लोगों का विश्वास या लोकमत जिसके साथ हो। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति में सबसे पहले हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के या जो भारत संघ के जो राज्य हैं या भारत की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, प्रादेशिक इकाइयां हैं जिनको हम राज्य कहते हैं, उन राज्यों के राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, हम उसको शासनाध्यक्ष तो नहीं कहेंगे, हम उसको राज्याध्यक्ष कहेंगे क्योंकि वहाँ पर भी संसदीय लोकतंत्र की भांति एक नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका है, राज्यपाल नाम मात्र कार्यपालिका है राज्यों में, और वास्तविक जो सत्ता है वो मुख्यमंत्री के पास रहती है, ठीक उसी भांति जैसे संघ में प्रधानमंत्री के पास रहती है। जिस प्रकार से वो 153 के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति करता है और साथ ही वो राज्यपालों को उनके पद से हटा सकता है, उनका स्थानांतरण कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो अपने नुमाइंदा तो नहीं कहना चाहिए, अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर जिन व्यक्तियों को भेजता है वो राज्यपाल कहलाते हैं और वो एक तरह से संघ के प्रतिनिधि होते हैं और संघ के प्रति उनकी निष्ठा होती है। और जब भी राज्य में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो
कि वहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार नहीं चले तो वो संघ को सूचित करता है और बताता है कि साहब राज्य की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, संवैधानिक जो प्रावधान है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, और साथ ही राज्य का जो तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है या शासन तंत्र है, वो विफल होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति को एक सूचना भेजता है, एक रिपोर्ट भेजता है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद या अपने विशिष्टों के द्वारा करवाता है, और तत्पश्चात वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है या घोषणा करता है। तो इस प्रकार से 153 के अनुसार राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व है, और वो प्रतिनिधित्व राज्यों में रहता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यों पर प्रतिनिधित्व रखता है। फिर है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति हटा नहीं सकता सीधे तौर पर। उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया या अर्धन्यायिक प्रक्रिया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को उसके कदाचार का दोषी पाया जाए या संविधान का उल्लंघन का दोषी पाया जाए, या इस प्रकार का है कि वो व्यक्तिगत हितों को सार्वजनिक हितों से अधिक तरजीह देता हो, तो ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। फिर है आर्टिकल 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त, और उनकी नियुक्ति करता है, और उसका हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो भारत में प्रशासनिक भर्तियों का सर्वोच्च निकाय है, इसके साथ में अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग अगर राज्यों के बीच में बना हुआ है तो उसके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी शिकायत पर राष्ट्रपति उनको सीधे तौर पर हटा सकता है। उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है और हटा सकता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार जो केग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको केग कहते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से हटा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 280 के अनुसार ये व्यवस्था की गई कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संसाधन हैं उनका बंटवारा उचित प्रकार से हो। इसके लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक संघ, क्योंकि हम इसको केंद्रीय वित्त आयोग कहेंगे, संघ वित्त आयोग कहेंगे, क्योंकि अब राज्यों में भी पंचायत राज संस्थानों की स्थापना के बाद में वित्त आयोग की स्थापना होने लगी है। इसलिए हम सामान्य रूप से जो वित्त आयोग की बात करेंगे वो केंद्रीय वित्त आयोग की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 200 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर किसी अर्थशास्त्री, विधि विशेषज्ञ या बहुत प्रख्यात व्यक्ति जिसने आर्थिक मामलों का जानकार हो, उसकी अध्यक्षता में एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। वह केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों के बंटवारों के नियम या उनके फॉर्मूलों की खोज करते हैं, और साथ ही केंद्र सरकार को अनुशंसित करते हैं कि इस प्रकार के फार्मूला पर केंद्र और राज्यों में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से फिर राष्ट्रपति ये जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है, इसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो नियम है उनका निर्माण करता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार जो संसद है, उस संसद के जो सत्र है उनका आह्वान, सत्र अवसान और लोकसभा का विघटन, विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 में वर्णित की गई है कि जब इस प्रकार का प्रावधान हो या गतिरोध हो कि लोकसभा और राज्यसभा किसी विशेष मुद्दे पर एक सहमत नहीं हो, तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति जो है वो घोषणा करता है, और ताकि विभिन्न प्रकार के जो विधायी मामले हैं उन विधायी मामलों पर एक राय होकर के निर्णय किया जा सके।
इसी प्रकार से जो केक है उनके शक्तियों का बंटवारा, विभिन्न प्रकार के लेखें, केंद्रीय और जो राज्य स्तर के जो लेखें किस प्रकार संदर्भित किए जाएंगे, उसके आवंटन की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति द्वारा केक को दी गई है। केक विभिन्न प्रकार के लेखों का संधारण के तरीका, फार्मूला और जो अकाउंट्स है उनके जो पैटर्न है उसका निर्माण, संगठन, संचालन इस प्रकार से करता है। यूपीएससी के विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, संघ लोक सेवा आयोग को अगर राष्ट्रपति चाहिए तो विभिन्न प्रकार के मामलों में सलाह या विभिन्न प्रकार की कार्य हैं जो उनको करने के लिए वो आमंत्रित कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्य राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न निकायों को, संविधान निकायों को दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति राष्ट्रपति को है कि इस प्रकार की है कि विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं वो आपस में विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाएं। अगर उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद है तो उस विवाद के लिए अंतर्राज्यिक परिषद का गठन राष्ट्रपति कर सकता है और राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों के बीच में समन्वय सहयोग बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण पद हासिल है क्योंकि वो राज्याध्यक्ष है, जहाँ भी जाते हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्याध्यक्ष होने के कारण से राष्ट्रपति का जो मान सम्मान है वो सर्वोच्च होता है और इसीलिए प्रत्येक देश के जो प्रतिनिधि आते हैं उससे राष्ट्रपति एक औपचारिक भेंट करते हैं, उनको बहुत देते हैं और साथ में विभिन्न देशों के जो राजदूत हैं वो राष्ट्रपति को अपने प्रमाण पत्र और अपने सर्टिफिकेट सौंपते हैं और अपने नियुक्ति पत्र से वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति द्वारा उनको स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही विभिन्न देशों में राजनयिक संबंधों के लिए भारत सरकार की ओर से भी राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उनके प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उनका नियुक्ति पत्र जारी करते हैं और वो विभिन्न जो देश हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उन पर एक तरह से हस्ताक्षर करते हैं। अगर प्रधानमंत्री या मंत्री स्तर के द्वारा कोई समझौता या कोई संधि की गई है तो राष्ट्रपति उनको कहते हैं कि राष्ट्रपति की उपस्थिति में की जाती है, उस पर काउंटर साइन होते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो विभिन्न वैदेशिक या संबंधों का संचालन करते हैं और विभिन्न स्तरों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और संगठन और सम्मेलन होते हैं उन पे कहते हैं कि देश का उनके नाम से परिचय दिया जाता है या वो एक प्रकार से संचालन करते हैं उन संबंधों का। फिर बात आती है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति के रूप में सैनिक शक्तियों का पदाधिकारी बनाया गया है, इसको सर्वोच्च सेनापति कहा गया है। जो हमारे सैनिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अधीन मानी गई है और उसको इसलिए कल्पना की गई है कि जो सैनिक शक्ति है वो हमेशा राजनीतिक शक्ति के अधीन रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सैनिक शक्तियां अधिक मात्रा में संकुचित होने पर, एक जगह इकट्ठी होने पर तानाशाही पनपने की संभावना रहती है। इसलिए भारत में ये कल्पना की गई है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च सैनिक कमांडर माना जाए ताकि सेना जो है वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व के अधीन काम करे और लोक हित पर वो अपना कंसंट्रेशन बनाए रखे। फिर आती है कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग है। आर्टिकल 84 के अनुसार अगर हम संसद की बात करें तो संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही भारत में जो कानून या विधि है वो लागू होते हैं और उनके हस्ताक्षर के बिना कानून विधि लागू नहीं होते। राष्ट्रपति किसी संसदीय जो सदन है उसका सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वह संघ का महत्वपूर्ण संसद का महत्वपूर्ण अंग है और विधायी जो हमारी जो संरचना है वो राष्ट्रपति के बिना संभव नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के जब तक नहीं होते तब तक वो विधि या कानून लागू नहीं होते। तो वो एक तरह से विधायी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। विधायी क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। जैसे कि हमने बताया कि अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र को आहूत करना, उसका अवसान करना और साथ ही लोकसभा में अगर सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है या उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है तो ऐसी परिस्थिति में वो लोकसभा के विघटन या लोकसभा के विघटन की घोषणा करता है और नए चुनाव की घोषणा भी करता है। साथ ही राष्ट्रपति को मनोनीत सदस्य मनोनीत करने का अधिकार भी दिया गया है कि लोकसभा में पहले से माना जाता था कि 2 एंग्लो इंडियन जिनके जो भारत या अन्य जो देश के लोग हैं उनके जो बच्चे हैं
माता पिता के बच्चे हैं, अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो ऐसे परिस्थिति में 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और राज्यसभा में 12 जो लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को उसमें मनोनीत करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इस प्रकार से उनको ये सम्मान इसलिए दिया गया है कि वो विधायिका में ऐसे लोगों को शामिल करे ताकि जिनका प्रतिनिधित्व रह गया हो या जो लोकमत से चयनित होकर के या चुनाव जीत करके नहीं आ सके, तो ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए ताकि हमारी जो विधायिका है वो अपने आप में एक धनवान लगे, रिच लगे, और उसमें कहते हैं कि विभिन्न विद्वानों विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये वो प्रावधान है जिसके तहत ये माना जाता है कि जब ऐसी परिस्थितियां हो कि राष्ट्रपति को ये प्रावधान इस बात का आभास हो जाए या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर, क्योंकि प्राय हमने कहा कि राष्ट्रपति गलती नहीं करता है, तो राष्ट्रपति अपनी ओर से अध्यादेश भी कल्पना नहीं करता है, जारी करता है राष्ट्रपति। कल्पना मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा की जाती है, जो कार्यपालिका उसके द्वारा की जाती है कि ऐसी परिस्थितियां हो गई कि संसद का सत्र बुलाना संभव नहीं है और बहुत जल्द और तुरंत प्रभाव से किसी प्रकार का विधि कानून को लागू करने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद ये एक अध्यादेश जारी कर सकता है। उसका ठीक वैसा ही प्रभाव होता है जैसे संसद द्वारा पारित अधिनियम या विधि का होता है। और ये जो अध्यादेश है, अभी अध्यादेश चूँकि ये तात्कालिक व्यवस्था है, तो इस तात्कालिक व्यवस्था में ये होता है कि कुछ समय पश्चात इसका लॉप हो जाना चाहिए। तो अध्यादेश की 3 प्रकार की प्रक्रिया रहती है कि या तो संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है, उससे पहले राष्ट्रपति इसको वापस ले ले तो अध्यादेश समाप्त माना जाता है, या संसद सत्र जो है अगर चालू हो गया और 6 सप्ताह बीत गया तब तक संसद उसको अच्छा मानती हो और उस पर विचार विमर्श करके उसको विधि के रूप में परिणित कर देती हो, तो ऐसे मामले में वो अध्यादेश कानून बन जाता है, विधि बन जाता है। या राष्ट्रपति वापस नहीं लेना चाहते और मंत्रिपरिषद भी उस पर हठधर्मिता रखती है, या तो ऐसी परिस्थिति में जब विचार विमर्श होता है और जब उस पर मतदान होता है, अगर मतदान गिर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो अध्यादेश संसद द्वारा समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से अध्यादेश जारी करके एक तात्कालिक व्यवस्था में जब सरकार को आवश्यकता हो कि विभिन्न प्रकार की विधि बनाया जाए, कानून बनाया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और राष्ट्रपति इसको मंत्रिपरिषद की सलाह से या उसके अनुसार ही जारी करता है। फिर है कि राज्यों के संबंध में विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को है। वैसे तो आर्टिकल 252, 253 है इसमें, या 255, 56 इस प्रकार के जो आर्टिकल्स है उसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिशा निर्देश, प्रशासनिक, विधायी प्रकार के निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अनुच्छेद 200 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को ये लगता हो कि इस विधि पर राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक है या राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उन विधेयकों को आरक्षित रख सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 200 जो है वो संघ की शक्ति का विस्तार है राज्यों की विधायी शक्ति पर। तो इस प्रकार से राज्यों की विधायी शक्ति राज्यपाल की इच्छा पर, कि राज्यपाल चाहे कि उसके राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें राष्ट्रपति की सलाह और सहमति और अनुमति आवश्यक होती है। तो ऐसे मामलों में राज्यपाल जो है उन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख लेता है और राष्ट्रपति फिर संसद और मंत्रिपरिषद की सलाह पर उस पर अपने हस्ताक्षर करता है, अनुमति देता है। हम ये बात ही कर चुके हैं कि जब संसद में विभिन्न प्रकार के जो गतिरोध आ जाए, अगर विधायी गतिरोध आ जाए, तो उसके लिए संसद की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान 108 में है। तो 108 के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का आह्वान करता है और उस समय उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और उससे संयुक्त सत्र के पहले राष्ट्रपति अपना अभिभाषण रखता है और राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है। इसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति को लगे कि विभिन्न विषयों पर और विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्र सरकार या जो केंद्र की जो कार्यपालिका है अगर वो विधि नहीं बना रही है, तो वो संसद को संदेश भेज सकता है और उन पर अपना ध्यान आकर्षित करवा सकता है
वैसे ही जब संसद का गठन होता है तो उसकी प्रथम बैठक पर राष्ट्रपति अभिभाषण रखता है। उसके बाद में प्रत्येक जो विधायी जो वित्तीय सत्र होता है एक तरह से, उस वित्तीय सत्र पर राष्ट्रपति अपना अभिभाषण रखता है। और संयुक्त बैठक की पर भी राष्ट्रपति अपना संयुक्त बैठक पर भी राष्ट्रपति अपना अभिभाषण रखते हैं। अभिभाषण एक तरह से क्या होता है कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है केंद्र की, उसकी जो नीतियां हैं, उस नीतियों को राष्ट्रपति विधायिका के सामने रखता है और ये बताता है कि जो केंद्र की जो कार्यपालिका उस प्रकार के विचार और उस प्रकार की नीतियां रखती हैं। एक प्रकार से वो संघ सरकार की नीतियों का राष्ट्रपति के द्वारा उद्बोधन है, राष्ट्रपति के द्वारा विधायिका को ध्यान में लाने का प्रयास है। इसी प्रकार से जो धन विधेयक है, हम आगे इसमें वित्तीय मामलों की जब बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। और वित्तीय शक्तियों के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जितने भी जो वित्तीय विधेयक हैं, जिन विधेयकों पर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र लगाता है कि ये धन विधेयक है, उन धन विधेयकों को रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक संसद में रखे जाते हैं और वो प्राय लोकसभा में रखे जाते हैं। राज्यसभा में कोई धन विधेयक नहीं रखा जाता है। और धन विधेयकों को पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर वीटो भी नहीं लगाता है, बल्कि उनको सीधा अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि वो उसकी पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं। ऐसे मामलों में साधारण जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति एक बार उनको पुनः लौटा सकता है। और पुनः लौटाने पर अगर संसद ने उन्हीं विधेयकों को ठीक वैसे ही पारित कर दिया तो इस बार राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी होती है। राष्ट्रपति इस पर किंतु परंतु नहीं कर सकता। लेकिन सामान्य विधेयकों में राष्ट्रपति को लगता है कि विधेयक में कमी है, कोई विषय छूट गया है, या संसद को उस पर पुनः विचार करना चाहिए, तो राष्ट्रपति अपने संदेश के साथ में, अपने प्रश्नों के साथ में, अपने विचारों के साथ में उसको वापस लौटा सकता है, जिसको पुनः पारित करना संसद के द्वारा आवश्यक है। अगर संसद उसको विधायिका चाहती है कि वो विधेयक बने तो उसको वापस पारित करती है, राष्ट्रपति को भेजती है, संशोधनों के सहित भेज सकती है, बिना संशोधन के भेज सकती है, और राष्ट्रपति उस पर अनुमति प्रदान करते हैं और वो विधेयक बन जाता है। इसी प्रकार से जो वित्तीय लेखे हैं, उस वित्तीय लेखों के लिए हमने बात की थी कि अनुच्छेद 148 के अनुसार जो केग है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और विभिन्न प्रकार के लेखों के संधारण के लिए भी, या केंद्र और राज्यों के जो लेखे हैं वो किस प्रकार से रखे जाएं, उसके लिए जो प्रावधान है वो केग स्वयं करते हैं। लेकिन उनको विभिन्न प्रकार के कार्य आवंटन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वित्तीय मामलों में जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रतिवर्ष संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं, वो रखवाते हैं। और बजट रखने के बाद उसके पारित होने पर, जैसे मान लीजिए इसमें अलग हम चर्चा करेंगे इसके लिए, इसमें विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और इस प्रकार के विधेयक होते हैं जो खर्चे के लिए और जो आय के लिए होते हैं, वो अलग अलग रखे जाते हैं। और उनको धन विधेयक के रूप में अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष उनका प्रमाण पत्र देता है कि वो धन विधेयक है। ऐसे विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिनमें राष्ट्रपति की अनुमति पूर्व आवश्यकता होती है, तो उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि राष्ट्रपति जो है वो देश के सर्वोच्च नागरिक हैं और उनको विभिन्न शक्तियों से विभूषित किया गया है। और इन्हीं शक्तियों के तहत भारत में न्यायिक भूल को सुधारने के लिए, या ऐसा लगे कि न्यायपालिका से कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके सुधार की गुंजाइश के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान या दंड या दंडादेश को लघुकरण, सीमित, परिहार ये करने की शक्तियां दी गई हैं। अब ये जितनी भी जो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई, न्यायिक शक्तियां दी गई है, वो अनंतिम नहीं है, वो अंतिम नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति इन सब के लिए जितनी भी
जो दया याचिका मानी जाए या जो याचिकाएं राष्ट्रपति को न्यायिक भूल को सुधार के लिए प्राप्त होती है, उन सबको वर्तमान में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए भेजता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह के अनुसार उन दया याचिकाओं या जो मर्सी पिटिशंस है उन पर अपना विचार विमर्श रखता है और अपने विचार रखता है, निर्णय करते हैं। राष्ट्रपति अपने विवेक से विभिन्न प्रकार की दया याचिकाओं पर निर्णय नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो गलती भी नहीं करते हैं और राष्ट्रपति का ये जो न्यायिक अधिकार है वो अनंतिम नहीं है, अंतिम नहीं। हाँ, ये है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सैनिक न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड या दंडादेश जो है वो स्थगित और कम करने की शक्तियां उनको प्राप्त है। और ऐसे मामलों में भी जहां मृत्युदंड दिया गया है, जहां कैपिटल सेंटेंस मतलब मृत्युदंड इसको कहते हैं, अगर वो मिली हो तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है वो दंड को माफ कर सकते हैं। प्रिविलंबन का मतलब है उसको कुछ समय के लिए टाल देना, विराम उसको रोक देना, और परिहार का मतलब है कि उसकी कैटेगरी बदले बिना उसमें कमी कर देना। तो वो दंड को जो दिया गया है उसको या दंडादेश को, दंडादेश का मतलब है कि जिस आदेश के तहत दिया गया है, जिस विधि या उसको भी कहते हैं कि वो कम कर सकता है। परिहार, लघुकरण, कॉमेट करने की शक्ति उसको प्रदान की गई है। परिहार या लघुकरण का मतलब है, कॉमेट का मतलब है कि एक के बदले दूसरा दंड, जैसे कठोर कारावास के बदले साधारण कारावास दे देना। परिहार का मतलब उसको कम कर देना, उसकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना उसको मात्रा कम कर देना, जैसे 1 वर्ष के कारावास को 6 माह में बदल देना। विराम का मतलब है कुछ समय के लिए उसको रोक देना, जैसे मान लीजिए कि गर्भवती स्त्री है तो उसको मृत्युदंड दिया गया है तो उसको साधारण कारावास में बदल देना। और साथ प्रिविलंबन जिसको कहते हैं उसको अस्थायी रूप से निलंबन करना, ताकि जो दोषित व्यक्ति उस समाधान के लिए उसको समय मिल सके और वो अपनी भूल सुधार कर सके। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ दी गई है। चूँकि हम कहते हैं कि जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो अंतिम नहीं है, अनंतिम नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि साधारण परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है, वित्तीय शक्तियों का उपयोग करता है, विधायी शक्तियों का उपयोग करता है, न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। और इन उपयोग करने के लिए कहा गया है कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का या विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनका प्रयोग करने के लिए उसकी सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 74 जो है वो राष्ट्रपति को विभिन्न कामों के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना की प्रावधान करता है और ये तय करता है कि राष्ट्रपति जो है वो विभिन्न कार्यों का संपादन करेगा, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य किया गया था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए तो कहा गया, किंतु राष्ट्रपति चाहे तो उनको एक बार पुनः लौटाने का भी प्रावधान किया गया, ताकि राष्ट्रपति के जो विचार हैं, राष्ट्रपति का जो सोच का जो विवेक है, उससे कार्यपालिका उसको पहचाने और उसके अनुसार उसको पुनः लौटाए। इसलिए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की स्थिति को पुनः गौरवान्वित किया गया है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो देश के सर्वोच्च नागरिक है, सर्वोच्च सैनिक कमांडर है, देश के सर्वोच्च जो पद हैं
जो संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति करते हैं, उनको हटाते भी हैं, उनको पदच्युति भी करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो कार्य हैं, मैंने कहा है कि भारत का राष्ट्रपति गलती नहीं करता है, क्योंकि वो स्वयं अपने विवेक से काम नहीं करता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति का सम्मान और गौरव बना हुआ है, और राष्ट्रपति जो है वो विभिन्न प्रकार के निर्णयों में जब निर्णय करता है तो वो देश के लिए एक विशाल मिसाल कायम होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो संवैधानिक जो ओहदा है, जो संवैधानिक प्रावधान है और जो सम्मान है, वो विश्व में किसी राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं जितना भारत के राष्ट्रपति को। उस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति बहुत गौरवशाली पद के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार के संवैधानिक प्रावधान हमने संवैधानिक शक्तियों से युक्त राष्ट्रपति को हमने बनाया है। जय हिंद, जय भारत।